हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज का चैप्टर नंबर 3। तो देखो, जो चैप्टर नंबर 3 है वो अपने 3 मार्क्स का चैप्टर है और इस 3 मार्क्स के चैप्टर में से अपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन कितने होंगे? 1.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स के। ये आरबीएसई के अपने जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और उसी के हिसाब से मैंने इस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक तैयार की है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड एंड वाई आर टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशन पूछे चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशन पूछे, दोनों ही कहाँ होते हैं? पेल्विक रीजन में होते हैं। अब टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं? तो पहले तो टेस्टिस होते कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो होता है उसे टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और कौन सा टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं हो सकता, उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 से 2.5 टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन समझाने। तो देखो, जब अपन को टेस्टिस पढ़ाया जाता है, देखो मैं आपको एक आगे की स्लाइड बताता हूँ। ये जब अपन को टेस्टिस पढ़ाते हैं तो टेस्टिस में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और टेस्टिक्युलर लोब्यूल कितने होते हैं? करीब 250 अपने टेस्टिक्युलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। और उस टेस्टिक्युलर लोब्यूल में एक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब अपन कट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें 2 तरह की सेल होती है। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें डिवाइड से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म बनता है, और एक होती है सर्टोली सेल जो नरिशमेंट का काम करती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर फंक्शन की बात की जाए तो बेसिकली इन दोनों के फंक्शन लिख दो। तो स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इन मेल जर्म सेल, बोले तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये अपने किसके बारे में था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। एक बार मैं फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस के क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसमें देखो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की, इसे जब अपन ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इसमें 2 तरह की सेल दिखती है, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन से स्पर्म बनते हैं, इसका मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। और सर्टोली सेल उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है राइट द नेम ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट और राइट देयर फंक्शन। ये अभी आपके जो बोर्ड का सैंपल पेपर था उसमें भी आया था। तो मेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है? रेटेटेस्टिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है और वास डिफरेंस। इन 4 स्ट्रक्चर को मेल एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। अब रेटेटेस्टिस क्या करती है? रेटेटेस्टिस बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को वासा इफ्रेंसिया से जोड़ती है। वासा इफ्रेंसिया जो है स्पर्म को एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर करता है। एपिडिडाइमिस जो है स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर भी करता है और उनके मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और वास डिफरेंस जो होता है वो टेस्टिस से बाहर लेके निकलती है। देखो इसको भी आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ये वाले हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इस पिंक कलर वाली स्ट्रक्चर तक लेकर गया था। और ये पिंक कलर वाली स्ट्रक्चर वासा इफ्रेंसिया कहलाती है, जो यहाँ से यहाँ तक बोले तो एपिडिडाइमिस तक लेके गया। एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी स्टोर रहते हैं और उनका मैच्योरेशन होता है। उसके बाद आती है वास डिफरेंस जो यहाँ से निकलेगी और ये जो अपने है ये अपने आगे जाकर जो अपने सेमिनल वेसिकल्स होती है उस सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ फ्यूज होकर इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, इजेक्यूलेटरी डक्ट क्या होती है? तो इजेक्यूलेटरी डक्ट जो होती है वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस मिलकर बनाती है। फिर इजेक्यूलेटरी डक्ट किस में खुल जाती है? यूरिथ्रा में, और उससे होते हुए ये बॉडी के बाहर खुलती है। तो ये अपने चारों एक्सेसरी डक्ट के क्या थे? फंक्शन थे। नेक्स्ट है अपन को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है किसका? टेस्टिस का। तो टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। ईच टेस्टिस जो होता है ओवल शेप का होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। याद रहे तो आप लिख दें। टेस्टिस जो होता है उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है। टेस्टिस जो होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रोटम में होते हैं। हर टेस्टिस के
अंदर कितने होते हैं 250 कंपार्टमेंट, ये याद रखें कितने कंपार्टमेंट होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होती है। अभी अपन ने देखा था स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाती है और सर्टोली सेल। इसके अलावा देखो ये अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये जो जितने भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख पा रहे हैं ये वाले ये वाला ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके बीच बीच का जो ये इलाका है इस इलाके में भी देखो ये सेल है, इन सेल को कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल। और ये बेसिकली कौन सा पोर्शन होती है एंडोक्राइन पोर्शन है किसका टेस्टिस का। टेस्टिस का एंडोक्राइन पोर्शन का क्या मतलब है, ये क्या करेगी क्या सिक्रेट करेगी सेक्स हार्मोन सिक्रेट करेगी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है टेस्टिस का एक्सोक्राइन पोर्शन होती है जो स्पर्म बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके बीच बीच में अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स होती है और ये अपन डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ ह्यूमन मेल एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट, राइट द नेम ऑफ इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस एंड व्हाट इज फोर स्किन। तो जो मेल के अंदर पेनिस जो होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटल है, और अगर इसके अलावा आपको लिखना हो तो वैसे स्क्रोटम भी लिख सकते हैं, लेकिन पेनिस जो होता है वो मेल का मेन जो होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। इसे कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। अगर पूछे मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है तो भी आपको किसका नाम लिखना है पेनिस का ही नाम लिखना है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये इरेक्ट होता है जिससे आसानी से इंसेमिनेशन किया जा सकता है। इसका इनलार्ज एंड जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसे क्या कहते हैं फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो 3 ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और इनका जो सिक्रेशन होता है स्पेशली सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का उसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रुक्टोज कैल्शियम और सिट्रेट सर्टेन एंजाइम्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है वो लुब्रिकेशन का काम करती है, जो पेनिस को क्या करती है लुब्रिकेशन करवाती है, जो इंटरकोर्स के समय हेल्प करती है। अब इन तीनों के बारे में कुछ और पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं शॉर्ट में। सेमिनल वेसिकल जो सिक्रेट करती है उसमें अपने फ्रुक्टोज फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में सिट्रिक एसिड ये भी फ्यूल की तरह काम करता है, फ्रुक्टोज भी फ्यूल की तरह काम करता है, कैल्शियम आयन और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है एल्केलाइन लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट तो है ये, साथ में कैसा है एल्केलाइन लुब्रिकेंट होता है, क्योंकि फीमेल के वेजाइना की पीएच कैसी होती है एसिडिक होती है और ये बेस का काम करेगा। तो ये अपने फंक्शन और नाम था किसके मेल एक्सेसरी ग्लैंड के। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन लेते हैं, राइट द कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट और उसके फंक्शन लिखने हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो पेयर ऑफ ओवेरी होती है, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस एक सिंगल यूट्रस, यूट्रस का जो लास्ट वाला जो पोर्शन होगा उसे सर्विक्स कहेंगे, वो किस में ओपन होता है वेजाइना में, और फिर बाहर की तरफ क्या होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इट इज क्लोज्ड इन पेल्विक रीजन, ये भी कहाँ होता है पेल्विक रीजन में होता है, मतलब लोकेटेड होता है, क्लोज क्या इट इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। दीज पार्ट अलोंग विथ मेमरी ग्लैंड परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली यही पार्ट आते हैं, लेकिन मेमरी ग्लैंड को भी आपको इसमें शामिल करना है। अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पहले तो ये फीमेल गैमिट बनाएगा जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने भी बनाया था, लेकिन उसके बाद के जो फंक्शन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं करता। प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमेट बनाता, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल गैमेट बनाता, यहाँ तक तो दोनों बराबर हो गए। उसके अलावा कुछ और फंक्शन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन की साइट कौन अवेलेबल कराता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम्ब्रियो के बाद में डेवलपमेंट या प्रेगनेंसी जो होती है वो भी कौन करवाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बर्थ देने का काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और चाइल्ड केयर यहाँ पर मेमरी ग्लैंड आती है जो मिल्क से नरिश करने में काम आती है, वो भी किस में आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट एंड नेम फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट का अपन को बताना कौन कौन सी होती है फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो फीमेल में एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ओविडक्ट, एक होती है यूट्रस, और एक क्या होता है वेजाइना। और अपन को क्या करना है नेम एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के डिफरेंट पार्ट समझाने।
तो देखो ओविडक्ट जो होती है वो आप जैसे ये मान लो ओवेरी है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर एक कहाँ तक खुलती है, अपने यूट्रस तक खुलती है। इसका जो इनिशियल पोर्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। फिर बाद का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं एम्प्यूला, और फिर लास्ट जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, इस्थमस। तो पहला पोर्शन होगा इनफंडिबुलम, ये किसके पास में होता है, ओवेरी के पास में होता है, फनल शेप्ड होता है, और इसके एजेज पर, ये मान लो इनफंडिबुलम वाला पोर्शन है तो इसके एजेज पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्री कहते हैं, और ये क्या करते हैं, कलेक्शन में हेल्प करते हैं, ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एम्पुला क्या होता है, ये वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। ठीक है, ये आप याद रखना, एजेज जो होती है उस पर प्रोजेक्शन होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेमस, जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, और उसके नैरो ल्यूमन होती है, और ये क्या करती है, ओविडक्ट को किससे कनेक्ट करती है, यूट्रस से कनेक्ट करती है। अगर अपन को पूछे, एक याद रखना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन होता है, एम्पुला होता है। वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है ओविडक्ट का, वो भी एम्पुला होता है। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इनफंडिबुलम होता है। कौन सा पोर्शन जो होता है ओविडक्ट का यूट्रस से कनेक्ट करता है, तो वो स्टेमस होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन से होते हैं, तो 5 होते हैं, पांचों के बारे में लिखना है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। इसमें से सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, ये क्वेश्चन होता है, कुशन लाइक होता है, जो फैटी टिश्यू का, और इसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है और प्यूबिक हेयर होते हैं। लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों स्किन के फोल्ड होते हैं, बाहर की तरफ ये होता है लेबिया मेजोरा, और उसके अंदर कौन से होते हैं, लेबिया माइनोरा। ठीक है। हाइमन क्या होता है, ये ओपनिंग होती है वेजाइना की जो पार्शियली कवर करती है, उसे हाइमन कहते हैं। और क्लाइटोरिस क्या होता है, इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है। तो ये 5 अपने क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, तो इट इज ऑल्सो नॉन एज वॉर्म। एक तो यूट्रस को अपन क्या कह सकते हैं, वॉर्म भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। अगर यूट्रस का अपन डायग्राम बना दे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा, और इसके नीचे जो होगा वो नैरो पोर्शन होगा। जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसे फंडस कहेंगे, फिर ये बॉडी हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सर्विक्स। तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स 3 पोर्शन हो जाएंगे। बॉडी के अंदर क्या होती है, यूटेराइन कैविटी होती है। थ्रू सर्विक्स यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस किस में जाके ओपन होता है, वेजाइना में। अब यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, और एक कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। इसमें पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की तरफ होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम थिक लेयर है, इसमें मसल्स होती है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करती है डिलीवरी के समय भी, और मेंस्ट्रुएशन फ्लो को बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, और ये किसको लाइन करती है, यूटेराइन कैविटी को, क्योंकि यूटेराइन कैविटी के टच में यही होती है, और इसमें साइक्लिकल चेंजेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या होती है, और इज प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो देखो, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्विकल कैनाल। जो सर्विक्स की कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, और ये और वेजाइना के अंदर की कैनाल, वेजाइनल कैनाल और सर्विक्स दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाती है, बर्थ कैनाल। और ये क्या करती है, प्रोवाइड पाथ फॉर चाइल्ड बर्थ। इससे होता हुआ चाइल्ड का क्या होता है, बर्थ होता है। नेक्स्ट है कि क्या हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस को सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर मानना चाहिए या नहीं। तो जो वेजाइना होती है उसकी ओपनिंग पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हाइमन कहते हैं, और जनरली ये जो होती है फट जाती है किस समय, फर्स्ट कॉइटस या इंटरकोर्स के समय। सो इट्स प्रेजेंस कैन बी यूज टू बी अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, एनसीईआरटी इसके 2 कारण लिखती है। पहला, कभी कभी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी परसिस्ट करती है, और सेकंड है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किए भी ये फट सकती है, जैसे कि सडन फॉल हो जाए, या वेजाइनल टेम्पॉन जो होता है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के समय इस्तेमाल करती है फीमेल, या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह, इनकी वजह से भी ये फट सकती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। देखो, ये आगे वाला 3 पोर्शन हो गए, फेलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। इसमें से
जो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे अपने क्या बोला था, फिमरी। उसके बाद अपना कौन सा पोर्शन आता है, यूट्रस आता है। ये यूट्रस की कैविटी, ये ऊपर का फंडस, और फिर ये वाला पोर्शन बॉडी हो गया। ये नीचे पोर्शन कौन सा हो गया, सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर क्या होती है, सर्विकल कैनाल। और सबसे अंदर अपने क्या होती है, वेजाइना। मतलब सर्विकल कैनाल किसके अंदर खुलती है, वेजाइना के अंदर। यूट्रस की वॉल के बारे में लिखना है। सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, फिर होगी मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम। ठीक है। और ये हो गया ओवेरी, जो जिसे फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अगर पूछे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहलाते हैं अपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, टेस्टिस और ओवेरी, तो क्योंकि वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो गैमिट बनाने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करवाते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखें। ठीक है। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। ओवेरी जो होती है ओवम बनाती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। इसलिए ये दोनों कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ये मेमरी ग्लैंड का अपन को डायग्राम है, जिसमें पीछे की तरफ अपन को रिप्स बनानी है। उसके अलावा अपन को मेमरी लोब्स बनानी है। उसके अलावा मेमरी एल्वियोलाई बनानी है। उसके बाद जो मेमरी एल्वियोलाई से निकलते हुए मेमरी डक्ट बतानी है। फिर एम्पूला बताना, जो फूला हुआ पोर्शन है। और सबसे लास्ट जो पोर्शन जो निपल में ओपन होता है, लैक्टिफेरस डक्ट। अगर कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में, वैसे ये क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम ही है, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड के अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होती है और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 मेमोरी लोब होंगे, जिसके अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई के क्लस्टर्स होते हैं। अगर आपको पूछे मिल्क कहाँ सिंथेसिस होता है, तो ग्लैंडुलर पोर्शन में होगा, मेमोरी लोब में होगा, उसमें भी एल्वियोलाई में होगा। एल्वियोलाई जो होती है उससे निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में कंबाइन होकर मेमोरी डक्ट बनाती है। फिर ये एम्पुला से कनेक्ट होती है, फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होती है, और निप्पल से जब सक किया जाता है तो मिल्क कहाँ आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, और राइट द नेम ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमिट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, और ओवेरी में क्या बनता है, ओवम। और इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दो तरह के होंगे, स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनने को oogenesis। अब कौन कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, तो दो जगह के हार्मोन कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाला हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा सिक्रेट होता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे अपन, और एक और नाम क्या होता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, और स्पर्मिएशन क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल, मतलब स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जब अपन स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं तो सबसे लास्ट में नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। जबकि स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, उनमें टेल वगैरह होती है। तो वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्म हेड जो होता है वो एम्बेडेड रहता है किससे, सर्टोली सेल से, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। जब न्यूट्रिशन ले लेता है उसके बाद जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर आते हैं तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसे स्पर्मिएशन कहेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, और स्पर्म बनने के प्रोसेस को, ओवरऑल स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम बनाना है। तो देखो स्पर्म के डायग्राम में सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करती है, पूरा उसको कवर करने का काम करती है। फिर आता है एक्रोसोम, ये एंटीरियर पोर्शन पर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें स्पर्म लाइसिन कहते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। फिर अंदर की तरफ आपको न्यूक्लियस बनाना है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है, और साइटोप्लाज्मा की एक थिन कवरिंग बनानी है जिसे मैंचेट कहते हैं। उसके अलावा दो सेंट्रियोल बनाने, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। उसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल शेप ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने, जिसे नेबेनकन सीथ कहते हैं। अंदर की तरफ डिस्टल सेंट्रियोल से एक लाइन निकल रही है जिसे एक्सोनीमा कहते हैं। नीचे की तरफ एक रिंग सेंट्रियोल है जिसे जेनसन रिंग या एन्यूलस कहते हैं।
ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में जाने से रोकती है और टेल क्या करती है, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये अपने स्पर्म का डायग्राम है, अच्छे से आप याद करें इसे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी अपन ने देखा था कि हार्मोन कौन से सिक्रेट होते हैं, 3। हाइपोथैलेमस से होता है GnRH, और जो टेस्ट अपने क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कैसे करता है, तो सबसे पहले तो इन सब हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय। स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से, GnRH सिक्रेट होता है और इसका इंक्रीज लेवल जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या सिक्रेट करवाता है, LH और FSH सिक्रेट करवाता है। LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और ये लेडिंग सेल को क्या करता है, लेडिक सेल जो होती है उसको स्टिमुलेट करके उससे सिक्रेशन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन सिक्रेट करवाता है, और ये इनडायरेक्टली फिर किसको कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये सर्टोली सेल पे काम करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है जिससे कुछ सर्टेन फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको सर्टोली सेल के 2 फंक्शन पूछ ले, आपको सर्टोली सेल के 2 फंक्शन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, तो पहला फंक्शन लिखेंगे कि ये स्पर्म को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, स्पर्म को नरिशमेंट। और दूसरा क्या करता है, ये सर्टेन फैक्टर रिलीज करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो सर्टोली सेल के अपने बुक में इनडायरेक्टली, एक जगह नहीं लिखे हुए लेकिन इनडायरेक्टली कितने फंक्शन लिखे हुए, 2 फंक्शन। मैंने कहीं पर ये क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप याद रखें, सर्टोली सेल के कितने फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज सीमन। सीमन क्या है और एक्रोसोम का फंक्शन बताना है। तो द सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और साथ में स्पर्म, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन एक बार इजेकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी इसमें से 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और 40% में क्या होनी चाहिए, विगोरसली मोटिलिटी होनी चाहिए। अब एक्रोसोम क्या होता है, अभी अपन ने देखा था स्पर्म के डायग्राम में, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो बेसिकली कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, जो एग की चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उनको पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन को डायग्राम बनाना है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, जिसे अपन इमेच्योर जर्म सेल कहते हैं, उससे स्पर्म बनने के प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये होता कहाँ पर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना दी, उसका एक सेक्शन ये स्पर्मेटोगोनिया हो गया, ये सर्टोली सेल होगी। ठीक है, अब इसमें माइटोसिस से और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी। यहाँ तक का फेज जो होगा मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाएगा। फिर इनमें से कुछ सेल जो होती है वो ग्रो करती है और उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इसे ग्रोथ फेज कह देंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, यहाँ तक कि सब डिप्लॉइड थी, और ये हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। फिर उसमें मियोसिस सेकंड होता है और उससे हर 1 से 2 और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रेस्पेक्ट में देखें तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड ही होगी। और फिर स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्म बनता है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 2। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, तो अगर स्पर्मेटिड पूछे तो अब कितने बनेंगे, 4। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म कितने बनते हैं, तो वो भी 4। ठीक है, नेक्स्ट है सेम है अपने ऊजिनेसिस के लिए। तो देखो ऊजिनेसिस में भी लगभग वैसा ही होता है, पीजीसी होती है, उसमें माइटोसिस होगा, बहुत सारी ऊगोनिया बनेगी, फिर ग्रोथ होगी और प्राइमरी ऊसाइट बनेगी, फिर उसमें डिवीजन होगा और यहाँ पहला चेंज आएगा, डिवीजन से 2 सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बनेगी, एक सेकेंडरी ऊसाइट बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी ऊसाइट में जब अपन ने डिवीजन करवाएंगे तो उसमें एक ऊटिड बनेगा जिसे ओवम भी कह सकते हैं और एक पोलर बॉडी और बनेगी। और क्या चेंजेज है, यहाँ तक का जो डेवलपमेंट होता है
जो कि अपने प्राइमरी oocyte तक का वो फीटल लाइफ में ही हो जाता है। उसके बाद प्यूबर्टी के समय अपने सेकेंडरी oocyte बन जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम बनती है। इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइम पर ये साइकिल चलता है, ठीक है। और एक यहाँ पर ऊटीडी ही ओवम होता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आते। एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक ही ओवम बनता है, और पोलर बॉडी फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सारे डिफरेंस हो जाएंगे किसमें, अपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। एक फॉलिकल डेवलपमेंट भी दे रखा है अपनी बुक में, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, थोड़ा बहुत दे रखा है। 4 तरह की फॉलिकल होती है। अगर आपको कभी oogenesis एक्सप्लेन करने को कहे तो बेसिकली आपको फॉलिकल डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करना है। ये तो आप आउटलाइन लिखते हैं और फिर ये करते हैं। तो देखो, सबसे पहली होती है प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्यूबर्टी के समय करीब ये 60,000 से 80,000 बसती है हर ओवेरी में। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होती है, प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और ज़्यादा लेयर बन जाती है, एक थिक्का बन जाती है, तो उसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब टर्सरी कब कहेंगे, जब उसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाएगी और थिक्का 2 हो जाएगी, थिक्का एक्सटर्ना, थिक्का इंटरना। टर्सरी फॉलिकल तक अंदर स्टेज कौन सी होती है, प्राइमरी oocyte ही होती है। टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो होती है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है उसके अंदर सेकेंडरी oocyte जो होता है वो जोना पेल्यूसिडा भी क्या करता है, रिलीज करता है। अभी अपन आगे ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप थ्योरी भी लिख सकते हैं इसके चारों तरफ। नेक्स्ट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एंड हाउ मैनी मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 जाइगोट। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, ये ओवेरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो स्पर्म बनने के, वो प्यूबर्टी के समय होते हैं, जबकि इसमें से कुछ बिफोर बर्थ, कुछ प्यूबर्टी के समय और कुछ फर्टिलाइजेशन के समय होते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक प्राइमरी oocyte से एक प्राइमरी oocyte बनती है, सॉरी एक सेकेंडरी oocyte बनती है। यहाँ पर प्राइमरी की जगह आप सेकेंडरी करें, एक सेकेंडरी oocyte बनती है, एक ootyd बनती है और एक ही ओवम बनता है। मतलब 1-1 का ही चलता है सीन। यहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, यहाँ पोलर बॉडी बनती है। या अनइंटरप्टेड मियोसिस होता है, या मियोसिस बार बार रुक रुक के कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 100 जाइगोट बनाने, तो 100 जाइगोट बनाने के लिए 100 तो स्पर्म चाहिए, 100 ही ओवम चाहिए। अभी अपन ने देखा कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, मतलब एक बार मियोसिस होगा तो 4 स्पर्म बन जाएंगे। तो अपन को 100 स्पर्म बनाने तो 25 मियोसिस काफ़ी होंगे, 25 मियोसिस से 100 स्पर्म बन जाएंगे। एक oocyte जो है उसमें मियोसिस से एक ही ओवम बनता है, तो 100 ओवम बनाने के लिए 100 मियोसिस चाहिए। तो 25 तो चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस में और 100 चाहिए oogenesis में। टोटल कितने हो गए, 125 मियोसिस। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। सिमिलर क्वेश्चन अपने सेकंड चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे पॉलन ग्रेन और उसका एग सेल का बोल देंगे और सेम आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिनार्की एंड मिनोपोज एंड व्हाट इज ओव्यूलेशन व्हेन इट टेक प्लेस। तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसे मिनार्की कहते हैं, जो प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपनी बुक के हिसाब से करीब 50 ईयर की एज के आसपास होता है, उसे मिनोपोज कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है और कब होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में अराउंड, मतलब टोटल डेज में से अगर अपन 14 माइनस कर दें, और एनसीईआरटी के हिसाब से 28 डेज का साइकिल होता है, तो 14 डे मिड हो गया, तब LH और FSH की पीक होती है। एक तो आप इसको याद रखें कि LH और FSH की पीक की वजह से ओव्यूलेशन होता है, स्पेशली LH की वजह से। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, इसको क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझाना है। तो मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स विच इन्वॉल्व चेंजेज इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसमें ओवेरियन चेंजेज और यूटेराइन चेंजेज होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ऑन एवरेज ये 28 से 29 डेज का होता है, 31, 32, 35 डेज तक का भी हो सकता है, 26 डेज का भी हो सकता है, लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ऑन एवरेज ये कितना होता है, 28 to 29 डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशन, अब इसमें 3 फेज होती है, पहली मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर फॉलिकुलर फेज और फिर लास्ट में जो अपने होगी ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में साइकिल स्टार्ट होगा, कब होगा, जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो बाहर आने लगेगा। ये 3 to 5 डेज के लिए लास्ट करता है। इस मेंस्ट्रुएशन फ्लो में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक होती है और यूट्रस से
यूट्रस से ब्रेक होती है और वेजाइना से होती हुई बाहर निकलती है। फॉलिकुलर फेज को प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं और इसमें एक कोई प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगी और फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। एंडोमेट्रियम रीजनरेट होने लगेगी, उसकी थिकनेस वापस गेन होने लगेगी। FSH और LH धीरे धीरे अपनी पीक की तरफ बढ़ेंगे और मिडल ऑफ साइकिल में इनके पीक आने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। लास्ट में ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम। तो लास्ट जो फेज होती है वही कंट्रोल करता है, इसलिए उसे लूटियल फेज कहते हैं। ये प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह सिक्रेट करती है जो एंडोमेट्रियम को स्टेबल बना के रखती है। ठीक है, अगर अपन साइकिल के हिसाब से करें तो 1 से 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, 6 से 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज कहते हैं। 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल डेज में से 14 माइनस करने। और लास्ट फेज लूटियल फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज या प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉर्पस लूटियम, राइट इट्स फेट इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन। तो जब अपने ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो रप्चर हो जाती है और उसमें से सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज होता है। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के पीछे का जो पोर्शन होगा उससे क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। और ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है और प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करती है, जो कि किसके लिए जरूरी होती है, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है इसका मतलब प्रेगनेंसी है, इस केस में कॉर्पस लूटियम बना रहेगा और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसका मतलब एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इस केस में कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो डीजनरेट होने लग जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज इंसेमिनेशन एंड व्हाई ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इंसेमिनेशन क्या होता है कि जब कॉपुलेशन होता है तो उस समय सीमन को रिलीज किया जाता है पेनिस से, किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमेशा फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता कॉपुलेशन से, तो देखो फर्टिलाइजेशन होने के लिए दो कंडीशन है, सिर्फ खाली स्पर्म आने से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, खाली ओवम आने से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फैलोपियन ट्यूब में ओवम और स्पर्म दोनों है तब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। और यही वजह है कि हर कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि जब कॉपुलेशन होता है तो उस समय स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, तो हो सकता है उस समय वहाँ फैलोपियन ट्यूब में ओवम हो ही ना, और अगर ओवम नहीं होंगे तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई प्रेगनेंसी नहीं। नेक्स्ट है, अपन को फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये कौन से रीजन में होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है। की इवेंट क्या है, सबसे पहले स्पर्म जो है वो किसकी तरफ मूव करने लगेगा, सेकेंडरी oocyte की तरफ। और जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte की जोना पेलुसिडा से मीट करेगा तो उसके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे और वो चेंजेज क्या करते हैं, और दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एक ही स्पर्म जो होता है ओवम के साथ फर्टिलाइज कर सकता है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम के जो सिक्रेशन होते हैं उससे पेनिट्रेशन में हेल्प होती है। लास्ट है, जैसे ही ये सब होगा तो इंड्यूस होगा क्या, मियोटिक डिवीजन। कौन सा मियोटिक डिवीजन, जो मियोसिस सेकंड अटक गया था वो कंप्लीट होगा और सेकेंडरी oocyte जो है वो में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में एक पोलर बॉडी भी बनेगी। और फाइनली जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ओवम का, वो स्पर्म के, देखो यहाँ दोनों मैंने ओवम ही लिख दिया है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है आपको यहाँ स्पर्म कर देना है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म वो फ्यूज होगा हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम के साथ और क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो ये अपने फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लीवेज, ब्लास्टोमियर और मोरूला को समझाना है। तो द प्रोसेस थ्रू विच अ सिंगल सेल जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड चेंज इनटू अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट इंक्रीजिंग साइज। देखो ये जाइगोट था और ये मोरूला, दोनों की साइज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सेल है और इसके अंदर बहुत सारी सेल है, और ये सब किससे हुआ है, माइटोसिस से हुआ है। और इस तरीके के डिवीजन को जिसमें सेल की साइज नहीं बढ़ती उसे क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज से जाइगोट किस में कन्वर्ट होने लगता है, मोरूला में कन्वर्ट होने लगता है। और मोरूला की हर सेल जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। द सेल फॉर्म बाय क्लीवेज उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। मोरूला की सेल क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर कहलाती है। मोरूला में कितनी ब्लास्टोमियर होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन क्या है और ब्लास्टोसिस्ट पर नोट्स लिखना है। तो मोरूला में फिर डिवीजन होता रहता है और वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कहते हैं और इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है, तो एक तो देखो सेल दो तरीके से अरेंज होती है, एक बाहर की तरफ अरेंज हो जाएगी जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और ये ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, और अंदर की तरफ कुछ सेल्स अरेंज हो जाती है जिसे इनर सेल मास कहते हैं और ये बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, और एक बीच में कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं और इसमें यूटेराइन फ्लूइड होता है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी लगती है और प्रैक्टिकल में ये डायग्राम देंगे अनलेबल्ड, आपको लेबल करके इसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्प्लांटेशन एंड राइट द नेम ऑफ हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वॉल से अटैच होती है, किसकी हेल्प से होगी, ट्रोफोब्लास्ट की। उसके बाद यूटेराइन सेल जो होती है रैपिडली डिवाइड करने लगती है और ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती है। इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट जो होता है एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एक HCG फुल फॉर्म याद रखनी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एक HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ हार्मोन ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय, सिर्फ प्रेगनेंसी के समय रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, तो HCG जिसके बेसिस पर प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है, HPL ये दोनों प्लेसेंटा से सिक्रेट होते हैं और सिर्फ कब सिक्रेट होते हैं, अपने प्रेगनेंसी में। रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होता है लेकिन ये लेटर फेज में रिलीज होता है और ओवेरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा क्या होती है। अभी अपन आगे एक डायग्राम करेंगे, उस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू आपस में इंटरडेजिटेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को एम्ब्रियो तक पहुंचाती है, CO2 को रिमूव करती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करती है और इसके लिए एक रास्ता अवेलेबल करवाती है जिसे क्या कहते हैं, अम्बिकल कॉर्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। सेकेंड है प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है और 4 हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। अब आप इस डायग्राम में प्लेसेंटा को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ये है कोरियोनिक विलाई जो कोरियोन से निकलती है और ये यूटेराइन टिश्यू, ये दोनों देखो यहाँ इंटरडेजिटेड हो गए, मतलब एक दूसरे में फंस गए और इसको कहते हैं प्लेसेंटल विलाई और यही प्लेसेंटा वाली जगह है। और यहाँ पर देखो एक अम्बिकल कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं। ये आपको डायग्राम ऐसे आएगा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम शोइंग द ह्यूमन फिटस विद इन अ यूट्रस। तो ये बनाना है, इसमें अपन को 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन शो करनी है, यॉक से एक, एलेंटॉइस, एमनियन और कोरियन, बीच में फिटस बनाना है और ऊपर प्लेसेंटल विलाई शो करनी है और नीचे म्यूकस प्लग जो है अपन को शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 जर्म लेयर एंड फॉर्म विच सेल दीज आर फॉर्म्ड। तो देखो ये 3 जर्म लेयर कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और ये सब कहाँ से बनती है, इनर सेल मास से बनती है, ठीक है। और दीज लेयर फॉर्म ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन इन एडल्ट। जो भी अपने बाद में अपन में टिश्यू बनने वाले वो यही 3 सेल बनाएगी। ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से अपनी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बनता। नेक्स्ट है स्टेम सेल क्या होती है, तो इनर सेल मास होती है उसकी सेल को स्टेम सेल कहते हैं क्योंकि इनके पास पोटेंशियल होती है हर तरह के टिश्यू और ऑर्गन बनाने की। नेक्स्ट है राइट द की इवेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ की इवेंट बताने हैं। तो जाइगोट जो होता है फर्स्ट डे बनता है, उसको अपन फर्स्ट डे मानेंगे। मोरूला 3rd से 4th डे बनता है, ब्लास्टोसिस 5th से 6th डे, इम्प्लांटेशन 6 से 7 डे होता है और कंप्लीट हो जाता है 12th डे के आसपास। फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट वगैरह जो होते हैं ये सब बनने लगते हैं। 8th वीक तक तो हार्ट बनना ही बनना चाहिए। फिर 12th जो होता है वीक होता है उसमें मेजर ऑर्गन बनने लगते हैं अपनी बॉडी के। 5th मंथ के आसपास जो है फिटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 6th मंथ के आसपास जो सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाएगा, बॉडी के ऊपर हेयर वगैरह, आईलिड्स वगैरह, ये आईलेसेस वगैरह हो जाती है और 9 मंथ के आसपास फुली फिटस डेवलप हो जाएगा और अब वो पार्चुरेशन के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग फिटस या फिर चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसके सिग्नल कौन स्टार्ट करता है, फुली डेवलप फिटस और प्लेसेंटा स्टार्ट करती है।
प्लेसेंटा जो है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करती है जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये चलेगा कैसे? सबसे पहले देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन जो होता है, और ये कहाँ से रिलीज होगा? इस इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से। और ऑक्सीटोसिन जो होता है यूटेराइन मसल्स पर काम करता है और उसे और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पिट्यूटरी और ज़्यादा स्टिमुलेट होती है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और इसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है तब तक जब तक कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपल्सन नहीं हो कि बेबी जो होता है वो बाहर निकल जाए बर्थ कैनाल से। एक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप बताओ कि अगर स्ट्रॉन्ग ऐसे कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो डॉक्टर लोग किस हार्मोन के इंजेक्शन देंगे? तो किसके देंगे? ऑक्सीटोसिन के। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड और लैक्टेशन। तो टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू टाइम ऑफ बर्थ पार्चुरेशन तक जो होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अराउंड 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन में। और लैक्टेशन क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन शो करती है प्रेगनेंसी के आसपास और मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलेस्ट्रम एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड राइट द नेम ऑफ हार्मोन विच रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो द मिल्क प्रोड्यूस बाय इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडी होती है और न्यूट्रिशन होता है, और वो एंटीबॉडी और न्यूट्रिशन होता है जो न्यू बॉर्न की ग्रोथ के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए, हेल्दी बेबी के लिए जरूरी होती है। इसलिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है डॉक्टर लोग न्यू बॉर्न बेबी को सिर्फ मदर का जो मिल्क है वो रिकमेंडेड करते हैं? तो आपको यही आंसर लिखना है कि उसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी और न्यूट्रिशन होती है जो न्यू बॉर्न के लिए जरूरी होती है। कौन से हार्मोन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेट होता है? तो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन से। पिट्यूटरी कौन से होते हैं? एफएसएच और एलएच। और ओवेरियन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है, अपनी बुक के पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे ही आप जेनेटिक्स में भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? तो देखो, पहली बात तो ब्लेम करना ही गलत है, लेकिन दूसरी बात, अगर ये मेरे हिसाब से तो क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन जिसको क्रेडिट देना चाहिए वो मेल होगा, फीमेल नहीं। कारण मेल में दो तरह के स्पर्म बनते हैं, एक एंड्रोस्पर्म और एक गाइनोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म जो होता है 22+Y और गाइनोस्पर्म 22+X, जबकि फीमेल सिर्फ एक ही तरह का ओवम बनाती। तो अगर एंड्रोस्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होगा तो सन होगा, और गाइनोस्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होगा तो डॉटर्स बनेंगी। तो यही वजह है कि गाइनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म डिसाइड करेगा। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा? मेल पे डिपेंड करेगा। फीमेल के पास तो 22+X एक ही तरह का गैमेट है, तो इट इज a male gamete which decide gender of offspring, not female. So it is a wrong blame. और पहली बात, ब्लेम करना ही क्यों? और वैसे मेल को आपको क्रेडिट देना चाहिए डॉटर पैदा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम को आप दो तरीके से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए। इसमें अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, फिर ये वास डिफरेंस, ये फूला हुआ पोर्शन एम्पुला कहलाएगा, ये सेमिनल वेसिकल है, ये पिंक कलर वाला रीजन इजेक्युलेटरी डक्ट है, फिर ये ग्रीन कलर वाला रीजन यूरिथ्रा है, ये पेनिस एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन हो जाएगा। उसकी जो आउटर जो ओपनिंग होती है उसे यूरिथ्रल मीटस कहते हैं, और पेनिस का जो टिप होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ ओवेरी। ओवेरी का डायग्राम बनाना है। अब इस बुक वाले डायग्राम में देखो, दो रीजन नहीं बना रखे, बाहर वाले रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला रीजन स्ट्रोमा कहलाता है, और इसमें फॉलिकल्स बनानी है। और ये वाली फॉलिकल आप अच्छे से बनाए। देखो, अपनी बुक में तो डायग्राम नहीं दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल का, लेकिन बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बनाइए। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। सबसे बाहर होती है थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर देखो एक सेल की लेयर होती है जिसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं, और ऐसी ही एक लेयर अंदर की तरफ भी होती है, और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस, और उसकी सबसे अंदर वाली लेयर जो एकदम सेकेंडरी oocyte के पास में होगी उसे अपन कोरोना रेडिएटा कहेंगे। और सेकेंडरी oocyte और इन दोनों के बीच में एक लेयर और बनती है जोना पेल्यूसिडा, जो सेकेंडरी oocyte खुद रिलीज करेगी। अंदर की तरफ ऑरेंज कलर की अपन को सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बना देनी है। ये जो कनेक्शन है बीच में डिस्कस प्रोलीजीरस या जर्म हील कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है,
राइट द रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है। तो सबसे पहला है कि गैमिट बनता है जिसे गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद जो सीमन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर किया जाता है जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज हो जाएंगे जिसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद जाइगोट मोरूला, मोरूला ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट जो होगी यूट्रस पे जाके चिपक जाएगी जिसे इम्प्लांटेशन कहेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा जिसे गेस्टेशन कहेंगे। उसके बाद पार्चुरेशन होगा। एक अपने बुक में ये डायग्राम बना रखा है। अब ये डायग्राम आपको कैसे पूछते हैं क्या पूछते हैं वो उनकी लुकआउट, लेकिन अपन को इसमें सारे स्टेप बता देने। देखो ये सिंगल जाइगोट है, ठीक, सॉरी एग सेल है। फिर ये फ्यूजन के समय ये 2 सेल क्लीवेज की वजह से बनी, ये 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल जो मोरूला बन गया। मोरूला के बाद में अपन को ये ब्लास्टोसिस्ट बना देना है और ये सारे डेवलपमेंट फेलोपियन ट्यूब में होंगे और फिर लास्ट में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इस चैप्टर के बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।